वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं फिनिक्स। मूवी की शुरुआत में हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जहां हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक बीवी और 3 बच्चे हैं। जॉन की बीवी का नाम डेजी है और उसके 3 बच्चों का नाम है मारिया, लिडिया और टीटू, यानी कि 2 लड़की और 1 लड़का। साथ ही इनमें से जो लिडिया थी वो देख नहीं सकती थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जॉन पेशे से एक वकील है जो कि एक किराए के घर की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर किसी ने फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया है, जिस कारण उसकी काफी बदनामी हो रही थी। इस कारण वो कहीं और रहकर अपनी वकालत शुरू करने का फैसला करता है। अब जॉन के एक दोस्त को दिखाते हैं जिसका नाम है आमिर। वो उससे बताते हैं कि मेरी पत्नी शनु के अंकल भी बहुत बड़े वकील हैं, कहो तो तुम्हारी उनसे बात करवा दूं, तुम उनके अंडर में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जॉन भी मान जाता है। पर अभी जॉन के सामने समस्या थी घर की। वो काफी सारे घर देखता है पर उसे कोई पसंद नहीं आता, क्योंकि जॉन को एक ऐसा घर चाहिए जहां पर ज्यादा लोग ना रहते हो और वो एकदम शांत प्लेस हो। ब्रोकर बताता है कि हाँ, एक घर तो है, लेकिन उसके मकान मालिक 6 महीने का रेंट एडवांस में लेते हैं और ये घर असल में समुद्र के पास होता है। जॉन को वो पसंद भी आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसको चाहिए। फिर जॉन 6 महीने का एडवांस देकर घर में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जॉन और उसकी पत्नी डेजी की बात करें तो दोनों में ज्यादा बात नहीं होती। असल में जॉन को शादी में कम दहेज मिला था, इसलिए वो चाहता था कि डेजी के पिता उसके नाम अपनी कुछ और प्रॉपर्टी कर दे। इसलिए वो चाहता था कि डेजी पिटिशन पर साइन करके अपने ही पिता के खिलाफ केस कर दे। कितनी गलत सोच है इस जॉन की। अब जल्द ही रात भी हो जाती है और ये रात इस घर में जॉन और उसके परिवार की पहली रात थी। टीटू को सामने के बेड पर एक बर्ड नजर आती है जो रात में भी लगातार बोली जा रही थी। इस बारे में वो अपनी माँ से पूछता है तो डेजी बोलती है कि हो सकता है उस चिड़िया का साथी लौट कर नहीं आया होगा और ये चिड़िया उसी का इंतजार कर रही होगी। फिर वो टीटू को सुलाकर लिडिया से ये कहती है कि तुम रात में इधर उधर मत घूमना, नई जगह है तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। फिलहाल दूसरा दिन होता है और जब जॉन काम से वापस लौटता है तो देखता है कि टीटू पेड़ की तरफ देखकर चिड़िया की आवाज निकाल रहा है। पूछने पर टीटू कहता है कि एक चिड़िया रात में लगातार बोल रही थी पर आज वो दिख नहीं रही है। इसके बाद जॉन जब घर के अंदर जाता है तो दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एड्रेस वाली जगह पर लिखा था टू फ्रेडी पैराडाइज विला। जॉन को लगता है कि हो सकता है पहले यहाँ पर कोई फ्रेडी रहता होगा, इसलिए वो उस लेटर को बिना पढ़े ही रख लेता है। रात में जॉन को फिर से वही चिड़िया की आवाज आती है जिसके बारे में टीटू ने बताया था। उस चिड़िया की आवाज काफी अजीब थी, इसलिए जॉन खिड़की को बंद ही कर देता है। अगली सुबह टीटू को वही चिड़िया मरी भी मिलती है तो वो उसे जमीन में गाड़ देता है। इधर जॉन को भी दोबारा से एक चिट्ठी मिलती है कि एक लव लेटर था जो रोज नाम की एक लड़की ने किसी फ्रेडी को लिखा था। पहले लेटर में तो रोज बता रही थी कि किस कदर फ्रेडी के वापस आने का वो इंतजार कर रही है, कैसे अकेलापन उसे तंग कर रहा है। और अगले लेटर में रोज ने लिखा था, फ्रेडी तुम जानते हो आजकल कुछ नए गेस्ट आए हुए हैं, उनमें से जो बहरी लड़की है वो अंदर से बहुत ही दुखी है, उसकी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, यहाँ तक कि कल उसका बर्थडे था पर उसके घर में किसी को याद ही नहीं था, इसलिए बेचारी काफी दुखी है। अब जब जॉन ये सब कुछ पढ़ ही रहा होता है तभी मारिया उसे पाइसिन लेकर देती है। जॉन पूछता है ये किस लिए। मारिया बताती है कि कल मम्मी का बर्थडे था, किसी को याद नहीं था तो इसीलिए उन्होंने आज पाइसिन बनाया। और ये सुनते ही जॉन दंग रह जाता है, क्योंकि चिट्ठी में उसी के बारे में अभी जॉन ने पढ़ा था। इसलिए अब वो फ्रेडी का पता लगाने का फैसला करता है। अखबार वाले, दूध वाले और फल वालों से भी वो फ्रेडी के बारे में पूछता है पर किसी को भी फ्रेडी के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि पोस्टमैन भी कोई ऐसी चिट्ठी लेकर नहीं आया। अब सवाल यह था कि ये चिट्ठी भेज कौन रहा था और उस आदमी को पकड़ने का जॉन अब पूरा मन बना लेता है। रात में सोता नहीं बल्कि घर में इधर उधर घूमकर देखता रहता है। फिर जब सुबह होती है तब भी वो घर के दरवाजे पर बैठा रहता है। इस पर टीटू उससे आकर पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर घुसपैठिए को पकड़ने के लिए बैठा हुआ हूँ। और इसी बीच जॉन देखता है कि न्यूज़पेपर वाला पेपर फेंक कर चला गया तो उसे वो उठाने जाता है और जब पेपर लेकर पीछे मुड़ता है तो वहां पर फिर से एक चिट्ठी मौजूद होती है। मतलब कि ना तो कोई अंदर आया ना ही कोई बाहर गया, तो ये चिट्ठी आई कैसे अंदर। यानी कि ये सब जो भी हो रहा था उसकी वजह कुछ और ही है। अब जॉन इस चिट्ठी को अपने दोस्त आमिर को दिखाता है और कहता है कि यार मेरे घर में जो भी बातें होती है वो सब कुछ ये रोज नाम की लड़की किसी फ्रेडी के लिए चिट्ठी में लिख देती है। आमिर भी उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, फ्रेडी ये लोग हमें घुसपैठिया समझते हैं, इन लोगों को क्या मालूम कि यहाँ हमने कितनी रात और कितने मौसम साथ में बिताए हैं। इसके साथ आगे एक गाने का जिक्र भी था जो फ्रेडी रोज के लिए गाया करता था और उस घर में वही सेम गाना टीटू को जमीन के अंदर से सुनाई देता है। फिर जब जॉन घर आता है तो टीटू वही गाना गुनगुना रहा था। पूछने पर टीटू बताता है कि ये गाना मुझे जमीन के अंदर से सुनाई देता था। इस बात से जॉन और परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि मैं मकान मालिक से 6 महीने का एडवांस वापस लेकर ये घर तुरंत खाली कर दूंगा। लेकिन मकान मालिक पैसे वापस करने से मना कर देता है। फिर चाहे जॉन 6 महीने रहे या 6 दिन। यहाँ उस मकान मालिक के घर में काम करने वाला जॉन से कहता है, देखो आप पैसों को भुलाकर उस मकान को छोड़ दो, वहां पर पहले एक कब्रिस्तान था। अगले दिन जॉन फ्रेडी प्लस रोज के साथ इस घर की हिस्ट्री पता करने के लिए निकलता है।
आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चल जाता है कि करीब 80s में इस जगह पर 4-5 परिवार रहते थे, पर जब समुद्र में एक दिन तूफान आया तो सब यहाँ से चले गए। फिर जब समुद्र की तरफ दीवार खड़ी हो गई तो इस जगह को थॉमस नाम के एक आदमी ने खरीद लिया, जो कि इस वक्त जॉन का मकान मालिक है। उसने इस घर को और शानदार तरीके से बनाया, पर जब एक प्रिस्ट इस घर को ब्लेस करने के लिए आए तो उन्होंने कुछ बहुत ही डरावना देखा और वो यहाँ से चले गए। और फादर ने ये बात कहीं फैला दी कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए थॉमस ने अपनी पहुंच से उसका ट्रांसफर करवा दिया, क्योंकि अगर इस घर में भूतिया होने की बात फैल जाती तो इस घर में कोई किराएदार नहीं आता। वो आदमी आगे कहता है कि सर, आप पहले किराएदार हो जो यहाँ पर रहने आए हो। अब फादर तो नहीं थे, लेकिन उनका क्लर्क पीटर अब भी यहीं पर रहता है, इसलिए अब जॉन उससे जाकर मिलता है। पीटर जॉन से कहता है कि उस घर का लेफ्ट साइड जो भी है वो पूरा कब्रिस्तान के ऊपर थॉमस ने बनवाया है। असल में 1970 में जब हर जगह कोल्डा नाम की एक पेंडेमिक डिजीज फैली थी तो यहाँ पर भी उसका प्रकोप हुआ था। उन्हीं लाशों को यहाँ दफनाया गया था जिनकी मौत कोल्डा से हुई थी। उस वक्त यहाँ का प्रीस्ट फ्रांसिस था, जो कि अब रोम चले गए हैं। ये सारी बातें जब आमिर को पता चलती है तो वो जॉन के सारे परिवार को अपने घर में रहने के लिए बुला लेता है। जिस दौरान खाना पकाने के दौरान आमिर की बीबी शानू का हाथ जल जाता है। फिर उसे आमिर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और आमिर के घर जॉन को एक और चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो एक बार मेरा गेस्ट बन गया वो कहीं नहीं जा सकता। ये पढ़कर जॉन समझ जाता है कि वो भाग नहीं सकता और जो शैनू के साथ हुआ वो भी इसी की वजह से हुआ। जॉन अब इस चीज का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो अपनी बीबी और बच्चों को उस घर में वापस जाने से पहले ये कहता है कि देखो, अब हम लोग उस घर में आपस में कोई बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगी वो इशारे से होगी। इसके लिए सभी राजी हो जाते हैं। अब ये लोग वहां पहुंचकर आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, जिस कारण वहां पर कुछ हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे लाइट्स का जलना बुझना और बार बार फोन का बजना। पर जॉन किसी चीज पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप सोने चले जाते हैं सभी। रात में वही चिड़िया जमीन के अंदर से बाहर निकलती है जिसे टीटू ने दफनाया था और फिर वो उड़ते उड़ते टीटू के पास आ जाती है, जिसका जब टीटू पीछा करता है तो वो एक कब्रिस्तान में पहुंच चुका होता है जहां सभी कब्रों के ऊपर लगी घंटी अपने आप बज रही होती है। दरअसल उस वक्त जिसको भी कोल्डा होता था तो उसे दफनाने वाले एक धागे के जरिए उस धागे का एक सिरा तो मरने वाले की उंगली पर और दूसरा घंटी पर बांध देते थे, ताकि अगर कोई जिंदा बच जाए तो उस घंटी को बजा दे और कब्रिस्तान का केयर टेकर उसे बाहर निकाल दे। क्योंकि 1970 में कोल्डा के दौरान मरीज की नब्ज इतनी धीमी हो जाती थी कि डॉक्टर्स भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। ये घंटियां उसी के लिए मौजूद थी। यहाँ टीटू को रोज की आत्मा डराती है और उसके साथ सभी बच्चे चिल्ला रहे थे। डेजी और जॉन देखते हैं तो बच्चों का कमरा लॉक था और साथ ही उनके कमरे से तेज रोशनी आ रही थी। जॉन जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, पर सभी बच्चे काफी ज्यादा डरे होते हैं। फिर डेजी और जॉन उन्हें संभालते हैं। अगली सुबह एक और चिट्ठी जॉन को मिलती है जिसमें इस बार रोज ने लिखा था, ये लोग खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहे हैं, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। फ्रेडी, तुम कब तक आओगे? यहाँ किसी तरह की बीमारी फैल गई है जिस कारण लोग मारे जा रहे हैं। जमीन न होने की वजह से उन्हें हमारे घर के पास दफनाया जा रहा है। जो नए गेस्ट हैं उनका भी छोटा बेटा बीमार हो गया है। यहाँ इस चीज को पढ़कर जॉन अंदर जाकर देखता है तो डेजी टीटू की पट्टी कर रही होती है। उसे काफी तेज बुखार है, इसलिए जॉन उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जो कि टीटू का चेकअप वगैरह करके उसे भेज देते हैं। रास्ते में डेजी जॉन से कहती है कि आप जाकर फादर से बात करो ताकि वो आकर हमारे घर को ब्लेस कर दे। अब डेजी के कहने पर जॉन चर्च के मौजूद प्रीस्ट जियो के पास जाता है। वो उनसे अपने घर को ब्लेस करने के बाद के साथ फ्रेडी और रोज के बारे में भी बता देता है। इस पर जियो बोलते हैं कि रोज नाम तो मुझे अधूरा लग रहा है, पूरा नाम कुछ और होगा उसका। बाकी फ्रेडी के बारे में मैं दूसरी कम्युनिटी में पता करवाता हूँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो इस नाम का कोई नहीं है। अब जब जियो जॉन के साथ उसके घर जाने वाला होता है तो उसी वक्त उसे वही डॉक्टर का फोन आता है जिसके पास वो टीटू को लेकर गया था। वो फादर से बताता है कि जो बीच के पास वाले घर में नए किराएदार आए हैं उनसे आप थोड़ा दूर रहिएगा, साथ ये खबर सभी को बता दीजिएगा। दरअसल टीटू के ब्लड में एक अनजान पेंडेमिक वायरस फैल गया है जो कि कोल्ड्रा की तरह है और यह हवा के जरिए फैल सकता है। डॉक्टर आगे बताता है कि हमने उसकी इस टेस्ट रिपोर्ट को शहर भेज दिया है। ये वायरस कोल्ड्रा की तरह होने के बावजूद उससे भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। अब ये बात सुनते ही फादर जॉन के साथ जाने से मना कर देते हैं। वो जॉन से बस इतना ही कहते हैं कि कुछ भी पता लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद जॉन घर पहुंचता है तो वहाँ फादर के साथ न आने के कारण डेजी और जॉन के बीच बहुत बहस हो जाती है। उसी वक्त फादर जियो का फोन आता है जो जॉन से बताते हैं कि कन्या कम्युनिटी में कोल्ड्रा के दौरान किसी फ्रेडी और मार्गरेट की सगाई का रिकॉर्ड मिला है, तुम मार्गरेट का पता कर लो। अब इस फोन के बाद जब जॉन बच्चों के साथ खाना खाने बैठता है तो वो देखता है कि मारिया को रोज की आत्मा ने पजेस कर लिया है। फिर वो जॉन से फ्रेडी के बारे में पूछते हुए अपनी उंगली पीछे मोड़कर तोड़ देती है।
यहाँ जॉन तुरंत इस बात को समझकर मारिया पर हावी रोज से कहता है कि देखो मुझे बस एक दिन दे दो, मैं फ्रेडी का पता लगा लूंगा। ये सुनते ही रोज मारिया को छोड़ देती है। अगली सुबह होते ही जॉन मार्गरेट का पता कर लेता है, जो कि एक डॉक्टर है। यानी जॉन को लग रहा था कि मार्गरेट का पति फ्रेडी होगा, लेकिन उसका पति कोई और निकलता है। यहाँ पूछने पर मार्गरेट बताती है कि मेरी फ्रेडी से सगाई होने वाली थी, पर वो अचानक से कहीं चला गया और फिर मैंने किसी और से शादी कर ली। यहाँ भी जॉन के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर उसे पता चलता है कि उस वक्त प्रिस्ट यानी कि फादर फ्रांसिस रोम से वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ये सुनते ही जॉन और आमिर पहुंच जाते हैं फ्रांसिस के पास, जिसे जॉन रोज का लेटर दिखाता है। जिसे देखते ही फ्रांसिस हंसते हुए कहता है कि इसका पूरा नाम अन्ना रोज जॉर्ज है। ये कहानी है रोज और फ्रेडी के प्यार की, जिसके साथ दोस्तों कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम फ्रेडी को देखते हैं जो कि पीएचडी कर रहा है और वो अपने माता पिता के साथ एक लड़की को देखने गया होता है, पर उसे वो पसंद नहीं आती क्योंकि फ्रेडी अभी शादी नहीं करना चाहता था। बात करें फ्रेडी के माता पिता की, तो उन्होंने फ्रेडी को कभी कोई तकलीफ नहीं उठाने दी। हालांकि वो कभी कभी अपने सुख के लिए बोटिंग करता था। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है रोज से, जो कि एक अनाथ है और ऑर्फनेज से सिस्टर के साथ रहने के लिए यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि उसको यहाँ पर एक होम स्टे शुरू करना था जिसमें बाहर से आए लोग यहाँ पर रह सकते हैं। उसे फ्रेडी जब पहली बार देखता है तो देखते ही रह जाता है। इधर रोज समुद्र के किनारे उसी घर को खरीदती है जहाँ इस वक्त जॉन रह रहा है। इस घर को वो होम स्टे बनाना चाहती थी, जिससे वो पैराडाइज विला का नाम देती है। इसी बीच फ्रेडी भी पूरी शिद्दत से हर जगह उसका पीछा करने में लग जाता है। फिर एक दिन कुछ लोकल गुंडे रोज को ये होम स्टे शुरू ना करने की धमकी दे देते हैं, क्योंकि वो इस जगह पर खुद कब्जा करना चाहते थे। रोज उनसे अकेले ही बात कर रही होती है और ये देखकर फ्रेडी उसकी मदद के लिए आता है और गुंडे फ्रेडी को बेहोश कर देते हैं। कुछ देर के बाद ही फ्रेडी को होश आ जाता है। वो होश में आते ही गुंडों के बारे में पूछता है। रोज कहती है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो लोग बाकी की धमकी देकर चले गए हैं। कुछ दिन के बाद फ्रेडी आखिर एक दिन रोज से अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर था कि फ्रेडी कहीं उसको अकेला छोड़कर ना चला जाए। लेकिन फ्रेडी यहाँ उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच फ्रेडी के लिए मार्गरेट का रिश्ता आ जाता है, जिससे वो इनकार तो नहीं करता, लेकिन उसके मन में तो रोज यहाँ भी थी। एक दिन वो रोज से मिलने के लिए चुपके से चर्च के अंदर आता है, जिस दौरान उसे सिस्टर देख लेती है। ये देखकर रोज बोल देती है कि हम प्यार में हैं और मैंने ही फ्रेडी को बुलाया। ये सुनकर तो सिस्टर रोज को चर्च से बाहर निकाल देती है। फ्रेडी के पिता भी रोज को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी से नहीं होती। इसीलिए अब फ्रेडी और रोज उसी होम स्टे में रहने लग जाते हैं। इनका होम स्टे भी अच्छा खासा चलने लग जाता है, पर जो गुंडे इसे बंद करवाना चाहते थे वो घूस देकर नोटिस निकलवा देते हैं, जिससे इन्हें होम स्टे बंद करवाना पड़ता है। फ्रेडी ने कभी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए वो रोज की तरह इनसे लड़ नहीं पाता। जिस चीज का फायदा उठाकर फ्रेडी के पिता उसको भटकाते हैं और अपना सपना पूरा करने के लिए कहते हैं। पीएचडी पूरी करने के लिए फ्रेडी को मद्रास जाना होता है। बेचारी रोज अपनी सेविंग भी जाते वक्त उसे दे देती है, जिसको लेने के बाद फ्रेडी चला जाता है। वहां पर फ्रेडी से मिलने के लिए उसके माता पिता मार्गरेट को साथ लेकर आते हैं। उसे भी अपनी इंटर्नशिप यहीं पूरी करनी थी, तो अब यहाँ पर फ्रेडी रोज को बुलाकर मार्गरेट के साथ घूमने फिरने लगता है। बेचारी रोज उसे हमेशा खत लिखती थी, लेकिन फ्रेडी उसका कोई जवाब नहीं देता। इस तरफ सिस्टर को रोज की हालत पर बहुत तरस आता है, इसलिए फादर फ्रांसिस के साथ मिलकर उसके होम स्टे को वो दोबारा शुरू करवा देती है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन फ्रेडी ना तो खुद आया और ना ही उसकी चिट्ठी। जल्द ही वो वक्त आ जाता है जब कोल्डा सबकी जान लेने लगा था। पहले चर्च के सामने और फिर समुद्र के पास लोगों को वही घंटी बांधकर दफनाया गया। इस कोल्डा की चपेट में रोज भी आ जाती है, जिसके बारे में सुनकर आखिरकार फ्रेडी आ ही जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो अगले 1 घंटे में मर जाएगी, इसलिए फ्रेडी उसे बड़े अस्पताल में ले जाना चाहता था। यहाँ क्योंकि डॉक्टर को फ्रेडी के पिता ने सेट कर दिया था, तो वो फ्रेडी से झूठ बोल देते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। रोज के मरने के बाद फ्रांसिस उसे उसके घर के पास दफना देते हैं, लेकिन वो जिंदा थी। जब बारिश होने लगती है तो रोज को होश आता है और वो उस घंटी को लगातार बजाती है, पर खराब मौसम के चलते वहां के गार्ड को लगता है कि घंटी हवा की वजह से बज रही है, जिस कारण आखिरकार डूबकर रोज की तड़पते हुए मौत हो जाती है। उस वक्त कई जिंदा लोगों के साथ यही हुआ था। साथ ही जब रोज अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो फ्रेडी मार्गरेट के साथ था। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं, फ्रांसिस फ्रेडी का एड्रेस जॉन को देता है, जहां पर जॉन को जाकर फ्रेडी की मां से पता चल जाता है कि फ्रेडी अपनी सगाई के बाद कहीं बाहर चला गया है। आखिर बार वो अपने पिता के फ्यूनरल में आया था बस। यहाँ जॉन रोज का एक खत उसे देकर चला जाता है। अब वो घर पहुंचता है, क्योंकि वो फ्रेडी को लेकर नहीं आया था, तो रोज की आत्मा फिर से मारिया के जरिए डेजी और जॉन के गले को पकड़कर हवा में उड़ा देती है। साथ ही उसी की तरह कब्र में तड़पकर मेरी भी और भी आत्माएं आ जाती है। एक आत्मा तो जमीन को तोड़कर टीटू को अपने साथ ले जाने आई थी, मगर तभी फ्रेडी आ जाता है, यानी कि वो घर में ही था, जो कि रोज से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। साथ ही उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा लेटर क्यों इग्नोर किया। वो अगर और कोशिश करता तो शायद रोज की जान न जाती। यहाँ वो माफी मांगने लगता है, जो देखकर रोज मारिया को छोड़ देती है। और अब जॉन भी ये घर छोड़ दिया होता है,
क्योंकि यहाँ पर फ्रेडी रहता है, इस उम्मीद में कि रोज उससे बात करेगी, उसे माफ कर देगी। मगर जैसे वो कभी अकेले इस घर में तड़पी थी, उसी तरह फ्रेडी भी तड़प रहा था। वो पागल हो चुका था, जिसकी यह हालत रोज देख रही थी, जो कि अभी भी वहीं पर मौजूद थी। शायद उसी को प्यार कहते हैं, जो इंसान के खत्म हो जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।